हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इस डायग्राम की सहायता लेनी होगी। और ये डायग्राम जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे आपको टर्म दिखाई देते होंगे: मुखगुहा, ग्रसनी, आमाशय, आग्नाशय, पित्ताशय, etc। तो इन सारे पहलुओं पर हम नज़र डालेंगे और पाचन तंत्र को समझेंगे कि पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि पाचन तंत्र यानी कि जो पाचन तंत्र है उसका मुख्य कार्य पाचन करना। ओके, पाचन क्या होता है इसको समझते हैं। तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन करना। ओके, भोजन का पाचन करना। देखिए, पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है, ये बात क्लियर हो चुकी है। पाचन क्या होता है इसको समझते हैं। पाचन क्या होता है? अगर कोई भी जटिल कार्बनिक अणु है और उसको सरल कार्बनिक अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है। जैसे कि हम भोजन करते हैं और भोजन करने के दौरान क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है वो जटिल कार्बनिक अणु के रूप में होता है और इस पाचन तंत्र के माध्यम से इसी भोजन को सरल कार्बनिक अणु में तोड़ा जाता है। और इससे क्या होता है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और इस पोषक तत्वों से हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इस तरीके से हमारा जीवन चल पाता है। तो पाचन तंत्र का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे दैनिक जीवन में या जैविक प्रक्रिया में। ओके, तो भोजन का पाचन, अगर हम बात करते हैं भोजन, तो भोजन को हम यहाँ देख सकते हैं एक जटिल कार्बनिक अणु के रूप में, जटिल कार्बनिक अणु के रूप में। और पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, यही जटिल कार्बनिक अणु किसमें चेंज हो जाता है? सरल कार्बनिक अणु। ओके, इसको समझना है, सरल कार्बनिक अणु। इसके माध्यम से, पाचन तंत्र के माध्यम से। ठीक है, तो जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में जब टूट जाता है तो पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति हमारे शरीर को हो जाती है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र किसी एक भाग से मिलकर नहीं बना है, बल्कि पाचन तंत्र है एक सिस्टम है। तो सिस्टम में कुछ और भी चीज़ें शामिल हैं, उसको समझते हैं। तो पाचन तंत्र किन भागों से मिलकर बना है? अगर हम यहाँ पर देखें तो पाचन तंत्र किन भागों से मिलकर बना है? सबसे पहला आहार नाल। सबसे पहले अगर देखेंगे, पाचन तंत्र का मुख्य भाग है आहार नाल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा, अगर हम देखेंगे पाचन तंत्र का दूसरा मुख्य भाग क्या हो सकता है, तो वो है पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि। ओके, पाचन ग्रंथि। आहार नाल क्या होती है, पाचन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इस डायग्राम के बेस पर हम आहार नाल को समझेंगे और पाचन ग्रंथियों को समझेंगे। और जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये सारे पहलुओं पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आहार नाल क्या होती है। ठीक है, आहार नाल क्या होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आहार नाल को। और पाचन की प्रक्रिया हमारी आहार नाल में ही होती है। पहले ये बात क्लियर हो जाए, पाचन की जो प्रक्रिया होती है हमारी वो आहार नाल में होती है। तो डायग्राम पर नजर डालते हैं। देखिए, आहार नाल क्या होती है। आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर आपको यहाँ दिखाई देता होगा, आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होती है। ओके, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुख गुहा। तो मुख गुहा से स्टार्ट होती है आहार नाल। इसके बाद ग्रसनी, खाद्य नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और उसके बाद एनस, ये आहार नाल के मुख्य भाग हैं। तो कौन कौन से हैं? मुख गुहा, ग्रसनी, खाद्य नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस। ओके, आहार नाल के ये भाग हैं। और जितनी भी पाचन की प्रक्रिया होगी पाचन तंत्र में, वो सारी की सारी हमारी आहार नाल में ही कंप्लीट होगी। ठीक है, बाकी की जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लीवर की। लीवर आपको दिखाई देता होगा। तो लीवर एक पाचन ग्रंथि है और ये पाचन की प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, इसलिए लीवर को हमने आहार नाल में शामिल नहीं किया है। सहायक है, ये पाचन की प्रक्रिया में सहायता करता है। दूसरा, पित्ताशय अगर हम देखेंगे तो लीवर के साथ इसका कनेक्शन है। तीसरा, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा एक पत्तीनुमा स्ट्रक्चर, ये अग्नाशय है। ओके, पत्तीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती होगी आपको ये, तो ये अग्नाशय है। तो अग्नाशय भी क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इस तरीके से हम सबको समझ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आहार नाल में पाचन कैसे होगा और पाचन ग्रंथियाँ किस तरीके से वर्क करती हैं, ये सब हम पाचन की प्रक्रिया के दौरान समझते हैं। सबसे पहला आहार नाल। देखिए,
आहार नाल में सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? मुख गुहा से। ओके, मुख गुहा से। तो मुख गुहा में हमें पाचन करना है। तो मुख गुहा में पाचन कैसा होगा? जब भी हम कोई भोजन अपने माउथ कैविटी के अंदर इंजेक्ट करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारी पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख गुहा में स्टार्ट हो जाएगी। और मुख गुहा में एक ग्लैंड होती है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो उस ग्रंथि का नाम होता है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, जो हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। 3 जोड़ी होती है, ठीक है। तो मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि होती है? यहाँ पर हम समझेंगे लार ग्रंथि। ओके, तो ये पाचन ग्रंथि है, लार ग्रंथि, और पाचन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है लार ग्रंथि। और इस लार ग्रंथि से लार रस का स्राव होता है। लार रस का स्राव होगा। इसको हम कह सकते हैं क्या कहते हैं इसको? सैलिवरी ग्लैंड्स एंड सलाइवा का इसमें क्या होता है? स्राव होगा। और इस लार रस में होता है H2O, जल। दूसरा अगर हम कहेंगे इसमें होता है म्यूकस। तीसरा अगर हम कहेंगे तो इसमें होता है लाइसोजाइम। इसमें अगर देखेंगे तो एक होता है एंजाइम एमाइलेज, या कह सकते हैं टाइलिन एंजाइम। ओके, या टाइलिन एंजाइम। तो इस तरीके से हमने देखा कि लार रस में क्या क्या चीज़ शामिल होती है। लार रस में होता है जल, म्यूकस, लाइसोजाइम, एमाइलेज एंड टाइलिन। H2O और म्यूकस से मिलकर हमारा जो भोजन होता है वो मुलायम हो जाता है, ठीक है। हमारा भोजन कैसा हो जाता है? मुलायम। और जब भोजन मुलायम हो जाता है तो वो एक लुगदी का रूप ले लेता है। लुगदी या कायम कह सकते हैं इसको, लुगदी या कायम, ठीक है। इस तरीके से तो भोजन हमारा लुगदी के रूप में चेंज हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है? भोजन का पाचन आसान हो जाएगा। दूसरा होता है लाइसोजाइम। यहाँ पर देखिए लाइसोजाइम लिखा हुआ है। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य होता है बैक्टीरिया को खत्म करना। ओके, बैक्टीरिया को खत्म करना, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में भोजन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो काफ़ी हद तक भोजन में बैक्टीरिया लार ग्रंथि में मौजूद लाइसोजाइम के माध्यम से खत्म कर दिए जाते हैं। तीसरा होता है एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। इसका मुख्य कार्य क्या है? अगर हम यहाँ पर देखेंगे एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम का मुख्य कार्य, तो हमारे भोजन में स्टार्च होती है। क्या होती है? स्टार्च। तो उस स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम माल्टोज में चेंज कर देगा। तो हम यहाँ पर बात क्लियर हुई कि जो स्टार्च होता है, अगर स्टार्च आपको दिखाई देता होगा तो स्टार्च क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक अणु है, या इसको हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी देखते हैं। और माल्टोज क्या हो जाता है? एक सरल कार्बनिक अणु है। तो स्टार्च किस में चेंज हो गया? माल्टोज में चेंज हो गया, अमाइलेज में, अमाइलेज एंजाइम के माध्यम से मुख गुहा में। तो मुख गुहा में पाचन किसका हुआ है? स्टार्च का हुआ है। और आंशिक पाचन हुआ है, क्योंकि अभी और भी पाचन होना बाकी है, ठीक है। लार ग्रंथि का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको समझ में आ गया। हमारे माउथ कैविटीज़ के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। तो मुख गुहा में हमने पाचन समझ लिया और किस तरीके से पाचन हुआ है। एमाइलेज का क्या काम है? जल और म्यूकस का क्या काम है? भोजन मुलायम हुआ कायम के रूप में। तो हमारा इस तरीके से कहें तो मुख गुहा में पाचन कंप्लीट हो चुका है। अगले बढ़ते हैं। यही जो कायम है, भोजन जो लुगदी के रूप में है, यही कायम ग्रसनी के रास्ते, यानी कि जो ग्रसनी होती है वो क्या है? ग्रसनी सांस और भोजन को पास करने का एक माध्यम है, यानी कि भोजन और जो सांस का जो गुजरती है वो उन दोनों के लिए एक ही रास्ता है, ठीक है। उसके बाद भोजन हमारी ग्रसनी से होता हुआ खाद्य नली यानी कि ओसोफागस में आता है। ओसोफागस में एक गति भी होती है, अगर हम यहाँ पर लिख दें तो उस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति, थोड़ा टर्म अजीब है, क्रमाकुंचन गति। इसका मतलब हो गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो भोजन ग्रसनी से होता हुआ जैसे ही ओसोफागस में आएगा तो यहाँ पर एक गति होती है क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और उसके बाद भोजन हमारा जाता है अमाशय में। जैसे ही भोजन हमारा अमाशय में आएगा तो अमाशय में भोजन किस तरीके से पाचन होगा इसको हमें समझना है। तो आपने अभी देखा है कि मुख गुहा में पाचन कैसे हुआ है, और दूसरा हमने मुख गुहा के बाद ग्रसनी और ओसोफागस से भोजन को गुजारते हुए अमाशय में पहुंचाया। अब समझते हैं अमाशय में पाचन कैसे होता है। अगले बढ़ते हैं। अमाशय में एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि।
ओके, जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, यानी कि जठर ग्रंथि जठर रस का सेक्रेशन करती है और उस जठर रस में होता है HCl, ओके, पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं म्यूकस की, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर होता है रेनिन एंजाइम, देखिए तो रेनिन एंजाइम। तो पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, और रेनिन क्या है, ये भी एक एंजाइम है, ओके। तो हमने यहाँ समझा कि HCl, पेप्सिन, म्यूकस, रेनिन। तो रेनिन और म्यूकस दोनों क्या हैं, एंजाइम है। ये कहाँ पर हो रहा है पाचन, ये हो रहा है अमाशय के अंदर। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुँचता है तो HCl क्या करेगा, HCl भोजन को अम्लीय बना देगा, क्योंकि HCl कैसा होता है, अम्लीय होता है, यानी कि HCl अम्ल होता है, जिसका pH पैमाना अगर देखेंगे तो 0.8 से लेकर 1.5 होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, भोजन अगर हमारा अम्लीय नहीं होगा अमाशय में तो ऐसे में पेप्सिन एंजाइम वर्क नहीं करेगा, यानी कि भोजन का अम्लीय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोजन पर पेप्सिन एंजाइम तभी एक्टिव होगा, तभी वर्क करेगा जब भोजन अम्लीय है। तो भोजन अम्लीय हो चुका है, अब पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन। किसका कारण, किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, हमारे अमाशय में होता है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आंशिक रूप से पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कैसा होता है, आंशिक रूप से, क्योंकि अभी भी माउथ कैविटीज़ के अंदर स्टार्च का पाचन हुआ था, वो भी आंशिक हुआ है, और यहाँ पर अमाशय में पाचन आंशिक होगा किसका, प्रोटीन का। अब प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के पाचन में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, अमाशय में, स्टमक में, और ये एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के रूप में चेंज कर लेता है, पॉलीपेप्टाइड के रूप में, ठीक है, पेप्टाइड के रूप में। तो इस तरीके से हमने देखी है प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंट में पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाएगा। ये कौन सा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसे कहेंगे हम, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोटीन का पाचन देख लिया। अगर बात करते हैं म्यूकस का क्या रोल है, तो म्यूकस का भी अमाशय में बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा अमाशय, ये अमाशय है, ठीक है, ये क्या है, ये अमाशय है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम के अंदर तो अमाशय है, और अमाशय की इंटरनल लेयर होती है, जो आंतरिक परत होती है, उस आंतरिक परत पर एक लेयर पाई जाती है। उस लेयर किसकी होती है, वो म्यूकस की लेयर होती है। और ऐसे में अगर हमारा भोजन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, हमारे अमाशय में ज़्यादा एसिड हो जाएगा, तो वो लेयर क्षतिग्रस्त हो सकती है, अल्सर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अल्सर एक बीमारी होती है, पेट में जलन और दर्द महसूस होगा हमें। तो इस तरीके से म्यूकस का क्या कार्य होता है, म्यूकस का कार्य स्टमक को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर हम यहाँ पर लिखें स्टमक को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, स्टमक को प्रोटेक्ट करना किसका कार्य होता है, अमाशय का कार्य होता है। तो यहाँ पर ये समझ लिया। अगर हम देखेंगे रेनिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, ये रेनिन एंजाइम जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, छोटे छोटे नवजात शिशु व बच्चे, तो उनमें रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और ये क्या करता है, बच्चों में मिल्क प्रोटीन को पचाता है, मिल्क प्रोटीन को पचाता है, कौन, रेनिन एंजाइम। और जो वयस्क लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बच्चे ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनमें रेनिन एंजाइम की अनुपस्थिति हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब हमने देख लिया है कि जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव हो जाता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम हमारे कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय में पाए जाते हैं। और इस तरीके से हमने कैसे कैसे प्रोटीन का पाचन हुआ है, शिशु में पाचन मिल्क प्रोटीन का पाचन, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। स्टमक में पाचन कंप्लीट हो चुका है। और ध्यान रखना प्रोटीन का पाचन भी अमाशय में अभी भी आंशिक है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब अगले बढ़ते हैं। अब हमारा भोजन यहाँ पर कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि अम्ल में मिल चुका है। अब भोजन हमारा आएगा कहाँ पर, छोटी आंत में आएगा। तो छोटी आंत में जब भोजन आएगा तो आपको यहाँ दिखाई देता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे भाग हैं यहाँ पर, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। वो कहाँ खुलता है, अमाशय में खुलता है, ठीक है। अमाशय का जो मुख होता है वो ड्यूडेनम में खुलता है, इस तरीके से। यानी कि अमाशय के साथ छोटी आंत का कौन सा पार्ट अटैच होता है, ड्यूडेनम, सबसे ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देती होगी छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई देती होगी, यहाँ पर जेजुनम,
ये छोटी आंत है, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये पूरी स्ट्रक्चर है। और यहाँ हमें ध्यान रखने की बात यह है कि इलियम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इलियम में ही पाचन कंप्लीट होता है, यानी कि पूरी तरीके से जो पाचन होता है वो इलियम में होता है। तो अब हमें यही समझना है कि छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, तो आइए समझते हैं। छोटी आंत का जो मुख होता है वो ड्यूडेनम ओपन होता है, जेजुनम और इलियम इसके ही भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी आंत में पाचन की। तो छोटी आंत में जो पाचन होता है वो उसमें लीवर का एक योगदान होता है। लीवर अप्रत्यक्ष रूप से छोटी आंत में पाचन के लिए सहायक होता है। पित्ताशय की बात करें तो ये भी सहायक होता है, और आग्नाशय भी छोटी आंत में पाचन के लिए सहायक होते हैं। तो इनका अपना एक इम्पोर्टेंस रोल हो जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि लीवर के बारे में। देखिए लीवर क्या है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और लीवर से क्या होता है, एक बाइल जूस का निर्माण होता है लीवर में। किसका? बाइल जूस, जिसे हम कहते हैं पित्त रस। पित्त रस ये एंजाइम नहीं है, ये एक जूस है पित्त रस, इसको हम बोलते हैं बाइल जूस। ओके, ये लीवर में होता है। और इस पित्त रस का स्टोरेज, अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय क्या है? स्टोरेज है, यानी कि पित्ताशय में ये बाइल जूस क्या होता है, संग्रहित होता है। ओके, इकट्ठा होता है, स्टोरेज है इसका। कहीं ना कहीं तो स्टोरेज रहेगा ही। लीवर से जब पित्त रस का निर्माण होता है तो पित्ताशय में क्या चला गया, ये पित्त रस, ठीक है। तो पित्ताशय में संग्रहित हुआ, क्या हुआ, संग्रहित पित्त रस। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित हो गया। क्लियर? ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद पित्त रस पर हमारा बार बार ध्यान जा रहा है, तो पित्त रस क्या होता है, पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है। देखिए हमारे शरीर के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में बहुत सारी फैट भी होती है, और जो फैट होती है वो बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में होती है। तो पित्त रस क्या करता है, उन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। तो फैट जो होती है वो इस तरीके से बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में होती है, ठीक है। फैट कैसी होती है, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में होती है। पित्त रस क्या कर देता है, इस बूंदों को, पित्त रस इन बूंदों को छोटी छोटी बूंद में चेंज कर देता है, यानी इस तरीके से छोटी छोटी बूंद में, यानी कि बसा, बसा किसको बोलते हैं, फैट को बोलते हैं। बसा की ये बड़ी बूंद है, और पित्त रस ने क्या कर दिया, इन बूंदों को, बसा की इन बूंदों को छोटी बूंद में चेंज कर दिया। अब ऐसा क्यों? देखिए फैट का पाचन बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है पाचन प्रक्रिया में, और जब पित्त रस इन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में चेंज कर देता है तो ऐसे में फैट का पाचन होना आसान हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को, ये क्या है, पूरी प्रक्रिया है, बड़ी बूंदों से छोटी बूंदों में चेंज होना, इसको ही हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस। इमल्सिफिकेशन, ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में पित्त रस के माध्यम से तोड़ना, ये क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। तो लीवर का काम समझ में आया, पित्ताशय का काम समझ में आया। लीवर से बाइल जूस जो होता है पित्ताशय पहुंच जाता है, और पित्ताशय से एक बाइल डक्ट कहाँ खुलती है, ड्यूडेनम में खुलती है। छोटे आंत का एक भाग होता है ड्यूडेनम, और यहाँ पर क्या हो गया, पित्त आ गया, ठीक है, पित्त आ गया। अग्नाशय को देख लेते हैं। देखिए अग्नाशय आपको दिखाई देता होगा, अग्नाशय ये है, ओके। अग्नाशय की स्ट्रक्चर एक पत्तीनुमा होती है, और अग्नाशय से एक जूस निकलता है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर हम अग्नाशय को भी समझ लेते हैं, कि हमने लीवर को समझ लिया। अब हम दूसरी ग्लैंड को समझ लेते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय का कार्य क्या है, पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करना, ठीक है। या अगर हम कहें अग्नाशयिक रस का निर्माण करना, अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस का निर्माण करना, ठीक है। और इस अग्नाशयी रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, या कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है, यहाँ पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ठीक है, इसको हम एंजाइम लिखेंगे, एंजाइम। दूसरा यहाँ पर पाया जाता है एक एंजाइम जिसको नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम, ओके, ट्रिप्सिन एंजाइम। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी चलता है कभी कभी, क्योंकि बायोलॉजी है, इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सारे के सारे टर्म यहाँ पर कंप्लीट क्लियर कर दूंगा आपको। तो लाइपेज एंजाइम है और ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये अग्नाशयिक रस में होते हैं। और इन सबका नेचर, अगर हम बात करते हैं पित्त रस का, लाइपेज का, ट्रिप्सिन का, इन सबका नेचर क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होना ज़रूरी है? क्योंकि भोजन अभी तक हमारे एसिडिक फॉर्म में है, अम्लीय फॉर्म में है। वो जैसे ही छोटी आत्मा आता है तो भोजन क्षारीय रूप में चेंज होता है, क्योंकि अगर भोजन क्षारीय रूप में चेंज नहीं होगा तो ऐसे में हमारी छोटी आत्मा को नुकसान पहुँचा सकती है।
पहुंचता है। ओके, तो इस तरीके से भोजन क्या हो गया, क्षारीय हो गया। अब लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, अगर यहाँ पर समझेंगे लाइपेज एंजाइम को, तो लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य होता है, यहाँ पर समझ लेते हैं। लाइपेज एंजाइम वसा की छोटी छोटी बूंदों का पाचन करता है, ठीक है। तो पाचन किसका करता है ये लाइपेज एंजाइम, वसा का, फैट का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम के माध्यम से ही। ओके, और जब वसा का पाचन हो जाता है तो वही वसा ग्लिसरॉल या फैटी एसिड के रूप में संचित होती है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम को समझ लेते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम से किसका पाचन होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाचन करता है किसका, ट्रिप्सिन एंजाइम पाचन करता है प्रोटीन का। अब बात यहाँ आती है प्रोटीन का पाचन, तो अभी भी अमाशय में हुआ था, तो अमाशय में भी पाचन हुआ था, वो आंशिक रूप से हुआ था, लेकिन कंप्लीटली पाचन छोटी आंत में ही होता है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो इस तरीके से हमने प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, ध्यान रखना लाइपेज एंजाइम पाचन करता है किसका, वसा का, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो वसा का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, और सबसे पहले हमने स्टार्च का पाचन भी देख लिया। तो इस तरीके से हमने पाचन की प्रक्रिया में स्टार्च, प्रोटीन एंड वसा का पाचन कंप्लीट कर लिया है। छोटी आंत में ही पाचन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब ये भोजन हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो पाचन कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि छोटी आंत में पाचन होता है, और इलियम एक ऐसा भाग है जहाँ पर कंप्लीटली पाचन होता है। छोटी आंत का एक भाग है इलियम, ठीक है। इलियम क्या है, छोटी आंत का ही भाग है, इसमें पाचन किस तरीके से होता है, क्योंकि अधिकांश पाचन इलियम में ही होता है, ठीक है। तो इलियम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, यानी कि छोटी आंत का जो छोटी आंत की जो आंतरस होता है वो कहाँ होता है, इलियम में होता है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैसे कि माल्टेज एंजाइम, माल्टेज, ओके। अगर हम यहाँ पर देखेंगे लैक्टेज एंजाइम, यहाँ पर देखेंगे सुक्रेज एंजाइम, तो इस तरीके के एंजाइम हमें कहाँ मिलेंगे, छोटी आंत में मिलेंगे, ठीक है। डीएनए और आरएनए का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। तो माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है, इस तरीके से यहाँ पर क्लियर होगा। तो माल्टेज क्या करता है, माल्टोज का पाचन करता है, और इसको किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। दूसरा अगर हम बात करते हैं लैक्टेज का, तो लैक्टोज का पाचन करता है, इसका लैक्टोज का पाचन करता है। अगर तीसरा देखेंगे हम सुक्रेज, यानी कि शुगर का पाचन, यानी कि सुक्रोज का पाचन करता है, ठीक है, सुक्रोज। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि छोटी आंत में भी पाचन होता है, माल्टोज का, लैक्टोज का, सुक्रोज का। इन तरह को समझना भी बहुत ज़रूरी है पाचन की प्रक्रिया में। इलियम की थोड़ा सी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि पोषक तत्वों की प्राप्ति करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पाचन तो हमने देख लिया, जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूट गए हैं, लेकिन पोषक तत्वों की प्राप्ति कैसे होती है और हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं इलियम में। और टॉपिक को ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, लेंथी। देखिए ये इलियम की स्ट्रक्चर हम बना देते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से इलियम की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पर देखें तो एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा तोड़ लेते हैं इसको इस तरीके से। तो ये क्या होती है, ये एक तरीके से इसे बोलते हैं विली स्ट्रक्चर, विली स्ट्रक्चर। अब विली स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी कि इसे बोलते हैं रसांकुर। जब खाद्य पदार्थों का पाचन हो जाता है तो पाचन की इस प्रक्रिया में जो सरल कार्बनिक अणु होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, वो इस इलियम जो छोटी आंत होती है उसके सरफेस पर आते हैं, उसकी सतह पर आते हैं। तो इन विली स्ट्रक्चर के माध्यम से क्या होता है, उनका अवशोषण हो जाता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व उनका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, ठीक है। पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्व कौन से, जो भी पाचन के माध्यम से निकल रहे हैं। जटिल कार्बनिक अणु जब सरल कार्बनिक अणु में टूटते हैं तो वही पोषक तत्व होते हैं, और उनका अवशोषण कहाँ हो रहा है, इलियम में हो रहा है, विली स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये सतह जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा अवशोषण होगा, ये भी क्लियर कर लेना है। और ये पोषक तत्व कहाँ चले जाते हैं, ये पोषक तत्वों का जब अवशोषण हुआ तो यही पोषक तत्व हमारे ब्लड में यानी कि रक्त में चले जाते हैं। और रक्त में कैसे जाएंगे, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, पोषक तत्व रक्त में चले जाते हैं। और रक्त वाहिकाएँ कहाँ होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से होती है स्ट्रक्चर,
जो आपको दिखाई दे रही है इलियम की, तो वहीं पर रक्तवाहिकाएं होती हैं। पोषक तत्व का अवशोषण जब होता है तो रक्तवाहिकाओं के माध्यम से रक्त में क्या चले जाते हैं, हमारे पोषक तत्व, हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। अब हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ बचे जो अपचित हैं, जिनका भी पाचन नहीं हुआ है, और अपचित पदार्थ में अभी भी जल की मात्रा है, कुछ मिनरल्स हैं यानी कि खनिज लवण है, तो उन सबका भी अवशोषण होना ज़रूरी है। तो वो कहाँ होगा, बड़ी आंत में। ठीक है, इसको समझते हैं। अब हम देखते हैं कि बड़ी आंत में पाचन होता है या नहीं होता है, बड़ी आंत का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं। हम बार बार आपको ये कह चुके हैं कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से कहाँ हो जाती है, छोटी आंत तक हो जाती है, और इलियम में जाकर पूरी तरीके से पाचन हो जाता है। ठीक है, पोषक तत्वों की जो प्राप्ति है वो इलियम में हो जाती है, विनी स्ट्रक्चर के माध्यम से, रिसांकों के माध्यम से। अब हमें ये समझना है कि बड़ी आंत जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल प्लस खनिज लवणों का अवशोषण करना। अवशोषण का मतलब क्या, एब्जॉर्बेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो अवशोषण है यानी कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। और उसके बाद ये जल और खनिज लवण होते कहाँ पर हैं, अपचित भोजन में होते हैं, क्योंकि अब जो भोजन बचा हुआ है वो अपचित है। ओके, अपचित है, तो उसमें जल होता है, खनिज लवण है, उसका अवशोषण हो गया। अब हमारे पास यानी कि पाचन की प्रक्रिया में क्या बचा है, अभी तक अपचित भोजन बचा है। अब ये अपचित भोजन रेक्टम यानी कि मलाशय में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं मलाशय। मलाशय हमने यहाँ पर बड़ी आंत का एक भाग है, तो वहीं समझाने के लिए लिख दिया है। तो मलाशय में क्या होगा, इस अपचित अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अपचित भोजन का संग्रह, अपचित भोजन का संग्रहण कहाँ होता है, मलाशय में होता है। ठीक है, तो अपचित भोजन का संग्रहण कहाँ होगा, मलाशय में होगा। अब मलाशय में भोजन स्टोर है, अपचित भोजन जो है वो कहाँ पर है, मलाशय में है, और उसका क्या हो गया, संग्रहण हो चुका है। अब यही भोजन टाइम टू टाइम, अगर यहाँ पर देखेंगे आप, समय समय पर यही भोजन जो अपचित भोजन है वो उसका एक मल के रूप में होता है। ठीक है, जो अपचित भोजन है किसके रूप में है, मल के रूप में है। तो उसके बाद जो आयनस है, वो आयनस का क्या कार्य है, टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर मल त्याग कह सकते हैं, या कह सकते हैं अपचित खाद्य पदार्थ का त्याग। ओके, तो समय समय पर मल का त्याग हो जाता है आयनस के माध्यम से। तो अभी तक हमने ये समझा पाचन की प्रक्रिया हमारे इस पाचन तंत्र के माध्यम से कैसे कंप्लीट हुई, और आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं, और आहार नाल में पाचन किस तरीके से कंप्लीट हुआ, और कौन सी पाचन ग्रंथियाँ थीं जिसने इसमें सहायता की, और कौन सी ऐसी पाचन ग्रंथियाँ थीं जिसने प्रत्यक्ष रूप से सहायता की और किसने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की, ईलियम का क्या योगदान रहा। तो इन सारे पहलुओं पर हम नज़र डाल चुके हैं, और इस तरीके से पाचन तंत्र के माध्यम से जो पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है तो वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक इतना ही है, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।